हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 131 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। एनएचआरसी के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट वॉज फॉर्म्ड अंडर द एजेस ऑफ द यूएनएचआरसी, यानी इसको यूएनएचआरसी के अंडर बनाया गया है। सेकंड है, इट हैज़ इट्स ओन न्यूक्लियस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ फॉर इन्वेस्टिगेटिंग कंप्लेंट्स, यानी किसी प्रकार का कोई शिकायत होती है तो इनके अपने स्टाफ है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। थर्ड है, इट कैन ओनली टुक इनटू मैटर्स ऑफ ह्यूमन राइट वॉलेशन विद इन 1 year ऑफ इट्स अकरेंस, ये सिर्फ उन्हीं मुद्दों को लेता है जो कि ह्यूमन राइट वॉलेशन के हो और वो 1 साल के अंदर अंदर हुए हो। 1 साल से ज़्यादा होता है तो ऐसे मुद्दों को नहीं लेता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, 2 and 3 ओनली। पहला वाला गलत है। एनएचआरसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये संवैधानिक बॉडी नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसको 1993 में बनाया गया एक पार्लियामेंट द्वारा एक्ट लाके अंडर द प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, इसके अंडर में इसको बनाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग ओशन रिलीफ्स फीचर्स इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंस फ्रॉम लैंड टू ओशन बेसिन। अलग अलग आपको ओशन रिलीफ्स दे रखे हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल राइज है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, अबैसल प्लेन है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा मतलब इसको अरेंज करना है, बेसिकली कौन सा नहीं है, इसको अरेंज करना है आपको लैंड टू ओशन, यानी जमीन से ओशन की तरफ बढ़ते हुए क्रम में। तो इसका सही आंसर है डी। पहले आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर है कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर है कॉन्टिनेंटल राइज और तब आता है अबैसल प्लेन। तो ये इसके करेक्ट सीक्वेंस है। कॉन्टिनेंटल मार्जिन ये ट्रांजिशन बिटवीन है कॉन्टिनेंटल शोर और डीप ओशियन बीच, ओशियन डीप सी के बीच में। और दे कुड इंक्लूड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप एंड राइज। तो बेसिकली कॉन्टिनेंटल शोर होता है ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स होती हैं जो कि शोर और डीप सी के बीच में होता है और इसी में तीनों अरेंज्ड होते हैं, जिसमें सबसे पहले शेल्फ आता है, फिर स्लोप आता है और तब आपकी कॉन्टिनेंटल राइज आती है और लास्ट में आपका फिर आता है जो एक्सटेंसिव प्लेन का पार्ट है, उसको हम अबैसल प्लेन बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग सिटीज़। 4 सिटीज़ दे रखी हैं, आपको बताना है कि किसके ऊपर दिन में 2 बार सन यानी कि सूरज चमकता है। साल में 2 बार, ना कि दिन में, साल में 2 बार। तो आपके ऑप्शन है ए उदयपुर, बी भुवनेश्वर, सी नागपुर या डी झांसी। तो इसका सही आंसर है सी, 2 and 3 ओनली, यानी कि भुवनेश्वर और नागपुर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों जो शहर हैं ये हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आते हैं, इसीलिए इनमें साल में 2 बार आपके जो सूरज है वो चमकता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू दादा भाई नौरोजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, ही इज रेफर्ड टू एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। सेकंड है, एज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन इन ऑफ आईएनसी इन 1905 ही लेड डाउन द गोल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज, यानी कि 1905 में जब वो लाहौर सेशन के मतलब अध्यक्ष थे तो उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज की बात कही थी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है ए, 1 ओनली। बाकी सेकंड वाला गलत है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था।
और जो आईएनसी की मीटिंग हुई थी 1906 में सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज की बात कही गई थी, ना कि 1905 में। और जो 1905 की आईएनसी सेशन हुई थी वो बनारस में हुई थी, ना कि लाहौर में। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, with reference to value added method for national income accounting consider the following statement। दो मेथड बेसिकली तीन है, एक्सपेंडिचर, इनकम और वैल्यू एडेड मेथड नेशनल इनकम निकालने के लिए। तो उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है जीवी एट फैक्टर कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्सेस, यानी जब हम ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं फैक्टर कॉस्ट पे तो उसमें किसी तरीके का टैक्स इंक्लूड नहीं होता है। सेकंड है जीवीए एट बेसिक प्राइस एक्सक्लूड्स प्रोडक्शन टैक्स एंड इंक्लूड्स प्रोडक्शन सब्सिडीज अवेलेबल ऑन द कमोडिटी, यानी जब ग्रॉस वैल्यू एडेड बेसिक प्राइस पे निकाला होता है तो उसमें जो प्रोडक्शन टैक्स है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, और एंड इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑन सब्सिडी अवेलेबल ऑन द कमोडिटी, और हम सिर्फ उस पर सब्सिडी लेते हैं जो किसी कमोडिटी पे अवेलेबल हो। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है A1 ओनली, सिर्फ पहला वाला सही है, सेकंड वाला गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कैन बी रिमूव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का जो हमारा चेयरमैन या मेंबर होता है उसको किस मतलब क्या वो मैनर होती है, किस तरह से उसको हटाया जा सकता है, आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो उसका सही आंसर है सी, बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर रेफरिंग द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एनी इंक्वायरी, यानी सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है, वो भी तब जब हटाने का जो मुद्दा होता है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंक्वायर किया गया हो कि हटाने वाला जो रीज़न दिया गया है वो सही है या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, एल्फ्रेड वेगनर प्रपोज विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो एल्फ्रेड वेगनर ने कौन सी फोर्सेस के बारे में बताया था जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनको ड्रिफ्ट यानी को दूसरी तरफ मूव करने, जैसे ऑस्ट्रेलिया इंडिया कहा जाता है पहले एक समय एक साथ था, साउथ अमेरिका है और अफ्रीका वो एक साथ था। तो ये जो अलग अलग आज हो गए हैं ये मूवमेंट किस फोर्स की वजह से होता है, ये एल्फ्रेड वेगनर ने बताया था। तो आपका ऑप्शन है पहला है रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के रोटेशन की वजह से। सेकंड है टाइडल फोर्स ऑफ द मून, और थर्ड है टाइडल फोर्स ऑफ द सन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है D1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही सही है। इन तीनों के ही वजह से जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है वो होता है, ये ऐसा वेगनर मानते थे। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर करेक्टली मैच्ड। मैच द फॉलोइंग दे रखा है, आपको बताना है कौन से पेयर करेक्टली मैच है, यानी कि सही सुमेल है। एक तरफ वॉर है और एक तरफ आउटकम है। तो वॉर है, पहला है सेकंड एंग्लो अफगान वॉर। सेकंड एंग्लो अफगान वॉर में ट्रीटी ऑफ गंडामक हुआ था। सेकंड है फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, इसमें ट्रीटी ऑफ यांडाबू हुआ था। और थर्ड है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, इसमें ट्रीटी ऑफ बसेन हुआ था। तो आपको बताना इनमें से कौन सा मैच सही है। तो इसका सही आंसर है A1 एंड 2 ओनली, थर्ड वाला गलत है। बर्मा इंडिपेंडेंस जीता था आफ्टर द थर्ड बर्मीज वॉर विच अकर्ड इन 1885। 1885 में जो वॉर हुआ था उसी के बाद बर्मा अपनी लड़ाई जीती थी। और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में ट्रीटी ऑफ बसीन नहीं हुआ था, बल्कि ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू सत्य शोधक समाज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सत्य शोधक समाज के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है। पहला, इट वॉज फाउंडेड बाय ज्योतिराव फुले, यानी ज्योतिबा फुले द्वारा इसको बनाया गया था। सेकंड है, इट वॉज फॉर्म्ड टू ऑर्गेनाइज द शूद्रास अगेंस्ट अपर कास्ट डोमिनेशन,
यानी इसको बनाया गया था क्योंकि जो शूद्रास थे तो अपर कास्टों को डोमिनेट कर रहा था, इसलिए उसको उसके विरोध में बेसिकली। थर्ड है इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन बंगाल, और इसको बंगाल में बनाया गया था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है A1 and 2 ओनली। थर्ड वाला गलत है, इसको बंगाल में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में बनाया गया था। The aim and objective of Swaraj was its founded by the individual from the Shudra committee। तो शूद्रा कमेटी के थे, इन्होंने बनाया था, और ये उसके जो अपर कास्ट का डोमिनेशन था तो उसके अगेंस्ट इसको बनाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और आखिरी आज का हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। सेंट्रल बैंक इशूज क्वालिटेटिव टूल्स टू इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी, विच अमंग द फॉलोइंग आर द टूल्स अंडर मोरल सुएशन। तो मोरल सुएशन के अंडर में कौन सा टूल्स आता है आपको बताना है। आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला है परसुएशन थ्रू मीटिंग विद द बैंक डायरेक्टर्स, यानी बैंक डायरेक्टर से मिलके उनको परसुएट करना, यानी उनको मनाना। सेकंड है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट थ्रू फिक्सिंग सीलिंग ऑन मैक्सिमम अमाउंट अंडर लोन्स, यानी कि जो क्रेडिट जो लोन दिया जाता है लोगों को उसके एक अमाउंट फिक्स कर देना कि आप इससे ज़्यादा या इस मतलब एक लिमिट के बाहर या अंदर आप लोन नहीं दे सकते हैं। थर्ड है इंक्रीज्ड इंस्पेक्शन ऑफ बैंक, यानी बैंक की जांच ज़्यादा बढ़ा दी जाए ताकि गड़बड़ी देखा जा सके। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मॉरल सुएशन के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है C1 and 3 ओनली, यानी कि सिर्फ पहला और तीसरा सही है, सेकंड वाला इसमें नहीं आता है। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जो GS टेस्ट पेपर 130 था तो उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था वाइट लेबल ATMs ऑफन सीन इन अ न्यूज़ आर। वाइट लेबल ATMs काफ़ी आप लोगों ने चर्चाओं में सुना होगा, ये क्या है आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है A ATMs विच आर सेटअप ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट नॉन बैंक कंपनीज, यानी वो ATM जिसको लगाया या फिर मतलब उसको मतलब ऑपरेट किया जाता है बेसिकली किसी ऐसे बैंक द्वारा जो कि बैंक ही नहीं है, यानी वो बैंक का कोई काम ना करता हो। तो उस ऐसे वो जो लोग ATM लगाते हैं उन्हीं को वाइट लेबल ATM बोलते हैं। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का नहीं GS टेस्ट पेपर 131 का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है आईची टारगेट्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आईची टारगेट आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, तो किस चीज़ से जुड़ा है आपको बताना है। आपके ऑप्शन से पहला है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सेकेंड है B है वाशिंगटन कन्वेंशन, C है रामसर कन्वेंशन, या D है बॉन कन्वेंशन। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।